हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया या उसके चरण। ठीक है, प्रोसेस या फिर स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च। जब हम सोशल रिसर्च करते हैं तो जो फर्स्ट जो उसका चरण होगा वो है समस्या या विषय का चुनाव। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। तो जब हम किसी प्रॉब्लम का सिलेक्शन करते हैं या विषय का चुनाव करते हैं तो क्या सावधानियाँ हमें रखनी होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। विषय ऐसा होना चाहिए जिसे समझने की योग्यता शोधकर्ता रखता हो ताकि शोध को निश्चित अवधि में पूरा किया जा सके। ठीक है, विषय ऐसा ना हो जिसकी सामाजिक शोध में कोई उपयोगिता ही ना हो। ठीक है, विषय ऐसा होना चाहिए जिसके अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रविधियाँ उपलब्ध हो। ठीक है, इस तरह का जो विषय हमें लेना होगा, हमें लेना चाहिए जिसके लिए ऑलरेडी जो टेक्निक्स है, जो साइंटिफिक जो मेथड है जिसमें क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव मेथड जो आते हैं या इथनोग्राफिक जो मेथड आते हैं वो अवेलेबल हो। ठीक है, इस तरह का विषय नहीं लेना चाहिए जिसके लिए साइंटिफिक मेथड अवेलेबल ही ना हो। ठीक है, तो हमें उसको साइंटिफिक रिसर्च प्रूफ करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, और इस तरह का जो रिसर्च है वो इनवैलिड माना जाता है जो साइंटिफिक ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित यदि कोई अन्य शोध उपलब्ध नहीं हो तो विषय का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक नहीं होना चाहिए। मतलब जो नया जो कोई टॉपिक है जिसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी, मतलब जो उसका लिटरेचर है वो भी अवेलेबल नहीं हो, तो फिर नए जो विषय है वो ऐसा लेना चाहिए जिसका बहुत अधिक क्षेत्र व्यापक ना हो, बहुत अधिक व्यापक नहीं होना चाहिए मतलब वो। ठीक है, नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, संबंधित साहित्य का अध्ययन। जो फर्स्ट स्टेप था वो था सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, सेकंड स्टेप है इसका संबंधित साहित्य का अध्ययन या रिव्यू ऑफ लिटरेचर। संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लेने से शोध कार्य को दोहराने से बचा जा सकता है और उन पहलुओं पर भी ध्यान दिया जा सकता है जिस पर पहले से शोध में ध्यान नहीं दिया गया हो। ठीक है फ्रेंड्स, अवधारणाओं को समझने और प्राकल्पना निर्माण करने में भी सहायक है। अगर हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो जो कॉन्सेप्ट्स हमें समझ नहीं आ रहे हैं हमारे रिसर्च में, अगर हम पहले वाले रिसर्च को देखते हैं जो उसी टॉपिक को लेकर या उसके आसपास के टॉपिक को लेकर किए गए हैं, तो हमें बखूबी वो बातें समझ में आ जाएगी जो कॉन्सेप्ट हमें हमारे रिसर्च में समझ में नहीं आ रहे थे। ठीक है, और जब हम सभी तरह की चीज़ों को इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, अध्ययन का तरीके को समझ लेंगे, किस तरह से उन्होंने शोध कार्य को पूरा किया। ठीक है, तो हमें जो टॉपिक हमने, जो विषय हमने लिया है शोध कार्य के लिए, उसकी जो हाइपोथेसिस है उसके फॉर्मेशन में भी हमें काफ़ी मदद मिलेगी। शोध कार्य में उपयोगी पद्धतियों व प्रविधियों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, जो जो शोध कार्य हम कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी साइंटिफिक जो मेथड से हम यूज़ कर सकते हैं उनका भी हमें नॉलेज हो जाता है। संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लेने से शोधकर्ता किए जाने वाले अनुसंधान में उचित प्रश्न और सही सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, रिव्यू ऑफ लिटरेचर अगर आप कोई कर रहा है तो संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लेने से शोधकर्ता किए जाने वाले अनुसंधान में उचित प्रश्न और सही सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इसके बाद का जो चरण है वो है इकाइयों का निर्धारण। इकाइयाँ अध्ययन विषय से संबंधित हो और साथ ही संपूर्ण समग्र से एक रूपता रखने वाली हो। ठीक है फ्रेंड्स, जिस इकाई का प्रयोग अध्ययन में किया गया है उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, अन्यथा शोधकर्ता और सूचनादाता अलग अलग अर्थों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जब हम शोध कार्य कर रहे होते हैं तब हमें कुछ यूनिट्स या कुछ इकाइयाँ हैं वो निर्धारित करनी होती है। ठीक है, उन इकाइयों को हमें डिफाइन भी करना होता है। ठीक है, और अगर हम उसको सही, स्पष्ट और सरल शब्दों में डिफाइन कर देते हैं तो वो न केवल शोधकर्ता के लिए सरल हो जाता है बल्कि सूचनादाता के लिए भी कंफर्टेबल होता है। ठीक है, और वो दोनों उस जो यूनिट है उसका अलग अलग अर्थों में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब उस दोनों ही इस बात को समझेंगे कि इसका मतलब क्या है या जो शोध करता है वो इस इकाई के माध्यम से क्या कहना चाहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ग्राम पंचायत पे अध्ययन हो रहा है तो ग्राम पंचायत की जो डेफिनेशन है वो शोधकर्ता को तो पता होती ही होती है। ठीक है, अगर हम सही से डिफाइन कर देते हैं तो सूचनादाता भी इस बात को समझ लेता है कि ये किन अर्थों में इसका प्रयोग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, प्राकल्पना का निर्माण। प्राकल्पना अध्ययन विषय से संबंधित वह काल्पनिक एवं अस्थायी निष्कर्ष है जिसकी सत्यता को केवल वास्तविक तथ्य ही प्रकट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्राकल्पना शोधकर्ता के कार्य को दिशा प्रदान करती है, शोध के क्षेत्र को स्पष्ट करती है। तथ्यों के आधार पर प्राकल्पना सत्य भी प्रमाणित हो सकती है और असत्य भी। ठीक है, ये कार्य को सरल बना देती है, दिशाहीन अध्ययन पर अंकुश लगाती है और ऐसे तथ्यों को करने पर रोक लगाती है जो शोध कार्य की दृष्टि से आवश्यक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उपकल्पना क्या है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक शोधकर्ता कोई शोध कार्य करना चाहता है। ठीक है,
जब वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लेता है, जब वो यूनिट्स का डिसाइड कर लेता है, ठीक है, तो वो एक माइंड में कल्पना बन जाती है कि मैं मेरे रिसर्च को इस तरह से करूँगा, ठीक है, इन चीज़ों का रिसर्च मुझे करना है और इन टेक्निक्स का प्रयोग करके और इन माध्यमों से मैं कलेक्शन ऑफ डाटा करूँगा, ठीक है। तो जो प्लानिंग वो रिसर्च में यूज़ करने वाला है, ठीक है, या जिन तथ्यों की खोज वो रिसर्च में करना चाहता है, उनकी कल्पनाओं को वो लिखित रूप में लिख देता है, ठीक है, वो लिख देता है। लिखने के बाद में वो उन जो कल्पनाएं उन्होंने डिसाइड करी है, ठीक है, जैसे जैसे मान लो पंचायत का अध्ययन करने से पहले, जब पंचायत का अध्ययन कर रहा हो कोई शोधकर्ता, तो वो एक उपकल्पना बना सकता है कि ग्राम पंचायतों में वंचित वर्ग के लोगों के साथ आज भी जातिवाद होता है, ठीक है, वो मतलब जो जनप्रतिनिधि है वंचित वर्गों के, वो आज भी जातिवादी जो मानसिकता है उससे पीड़ित है, ठीक है। तो ये जो कल्पना है उसके माइंड में रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के बाद में आई, उसको ये लगा कि जितने भी अब तक अध्ययन हुए हैं उसमें जातिवाद या छुआछूत या जो सामाजिक जो भेदभाव या असमानता है वो सभी तरह से समाज में आज भी मौजूद है, ठीक है। तो उसको एक कल्पना बना लेता है। अब ये कल्पना उन्होंने बना ली, ये कल्पना वो कोशिश, अब ये कल्पना क्या करेगी, शोधकर्ता के कार्य को दिशा प्रदान करेगी, ठीक है, उसका जो रिसर्च है उसके इर्द गिर्द ही रहेगा। ये प्राकल्पना का मतलब ये कतई नहीं है कि जो प्राकल्पना हमने सोची है वो ठीक है या गलत है, या जो हमने सोचा है उसी को प्रूफ करना है। बस हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए, एक शोधकर्ता का मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि वास्तविक तथ्यों को उजागर किया जाए, जो समाज में वास्तविक जो कंडीशन है, वास्तविक जो तथ्य हैं, बस वो ही आए जाए, ठीक है। नेक्स्ट है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ स्टडी। शोध क्षेत्र का निर्धारण मूलतः शोध विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, शोध किस प्रकृति का है इस पर निर्भर करता है, ठीक है। अध्ययन क्षेत्र न तो अधिक छोटा होना चाहिए और न ही बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अध्ययन शोध की प्रकृति पे करता है, मतलब इससे मतलब ये है कि मान लो अध्ययन एक ग्राम पंचायत का है तो उसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो ग्राम पंचायत हो गई। अगर हमारा जो रिसर्च है वो एक ज़िले पे है तो हमारा जो अध्ययन क्षेत्र हो गया वो जिला हो गया। अगर एक राज्य पे है तो हमारा अध्ययन क्षेत्र राज्य हो गया, ठीक है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अध्ययन क्षेत्र बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे रिसर्च का जो कंक्लूजन है ना वो प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सूचनादाताओं का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट। तो शोधकर्ता के लिए अध्ययन क्षेत्र की सभी इकाइयों से संपर्क कर तथ्यों को एकत्रित करना कठिन होता है। इसके लिए सेंसस मेथड अगर समग्र छोटा है तो, और सैंपलिंग मेथड अगर समग्र बड़ा है तो इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सेंसस मेथड मतलब जिस तरह से जनगणना होती है, ये अगर समग्र बहुत छोटा होता है तो सेंसस मेथड का यूज़ किया जा सकता है। हालांकि जनगणना को तो बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन जब बहुत छोटा समग्र होता है तो सेंसस मेथड में क्या होता है, पर्सन टू पर्सन जाकर एक पर्सन से जो तथ्य हैं वो एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है। और सभी मतलब जो इकाइयाँ हमने चुनी है उनसे पर्सनल जाकर व्यक्तिगत रूप से हम तथ्यों को एकत्रित करते हैं। वही सैम्पलिंग मेथड में क्या करते हैं हम, सैम्पलिंग मेथड में जैसे मान लो 100 हमारे रेस्पोंडेंट है तो उसमें से हम तय कर लेते हैं कि जैसे 5% या 10%, ठीक है, या 100 में से 10 लोगों को हम चुनाव कर लेते हैं। हम कोशिश बस ये करते हैं कि जो हमारे लिए द्वारा जो चुने गए जो सैंपल है या जो 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 निदर्शन हमने जो चुने हैं उसमें से, तो वो समग्र में इसका प्रतिनिधित्व करे। मतलब 10 अगर हमने अलग अलग टाइप के उठाए हैं तो 10 अपने साथ में और जो बचे हुए जो सैंपल्स है, बचे हुए जो समग्र है, उन सब का प्रतिनिधित्व करे। मतलब एक इसको एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे एक राइस घरों में हम देखते हैं राइस पकाते हैं, ठीक है, राइस पूरा पका है नहीं पका है तो इस चीज़ के लिए हम पूरा हाथ डालकर तो नहीं चेक करते, उसमें 3-4 राइस निकाल कर ये देख लेते हैं कि राइस पका है नहीं पका है, ठीक है। अगर हम समग्र में से जो उचित रूप से प्रतिनिधित्व कर रही हो पूरे समग्र को, इस तरह की यूनिट्स को अगर हम निकाल कर स्टडी कर लेते हैं, तब भी उस समग्र की जो वास्तविकता है, वास्तविक जो क्वालिटी है, जो हम उससे चाहते हैं, जो सूचना लेना चाहते हैं या जो हम उस पर स्टडी करना चाहते हैं, उसका कंक्लूजन हम उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो समग्र अगर बहुत बड़ा है तो हम सैम्पलिंग मेथड का प्रयोग कर लेते हैं, किसके लिए, सूचना प्राप्त करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सूचना के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों व प्रविधियों का निर्धारण, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ डाटा एंड टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द स्टडी। इसके लिए 2 तरह के सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, ठीक है।
ठीक है। प्राइमरी सोर्स में वो सूचनाएं आती, वो सूचनाएं जो शोधकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर प्राप्त करता है, ठीक है। जब शोधकर्ता डायरेक्ट अध्ययन क्षेत्र में जाकर सूचनाएं संग्रहित करता है तो वो प्राइमरी सोर्स से प्राप्त की गई सूचनाएं होती है, ठीक है। जैसे मान लो प्रश्नावली का प्रयोग करके या अवलोकन के माध्यम से अपनी आंखों से, मतलब इंद्रियों के द्वारा जो देखकर जो इन्फॉर्मेशन गैदर करके करता है, वो सब प्राथमिक सोर्स से ली गई सूचनाएं होती है, ठीक है। द्वितीय सोर्स में क्या आएंगे, वो सूचनाएं जो पहले से ही दूसरे द्वारा संकलित की गई हो, जैसे बुक्स है, बुक्स को कोई और लिखता है, ठीक है, उससे हम अगर यूज़ कर रहे हैं कोई भी चीज़ तो रेफरेंस बनाकर हम उसको सेकेंडरी सोर्स के रूप में उसको यूज़ कर रहे होते हैं। रिकॉर्ड्स हो गए, सेंसस हो गया, सेंसस को भी जैसे कई लोग मिलकर सेंसस को पूरा करते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट उसकी जो टेबल है उसमें से डाटा ले लेते हैं, उसको रेफरेंस देते हैं हम सेंसस का, ठीक है। तो ये हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स हो गए। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है उपकरणों व प्रविधियों का पूर्व परीक्षण तथा अग्रगामी अध्ययन, मतलब प्री टेस्टिंग ऑफ द टूल्स एंड टेक्निक्स एंड पायलट सर्वे। इससे अध्ययन में काम लिए जाने वाले उपकरणों प्रविधियों की जांच की जाती है तथा इनमें संशोधन कर कमियों को शोध के प्रारंभिक स्तर पर ही दूर कर लिया जाता है, ठीक है। मूल शोध प्रारंभ करने से पहले संपूर्ण शोध कार्य को छोटे पैमाने पर परीक्षण किया जाता है, जिसे पायलट सर्वे कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। प्री टेस्टिंग का मतलब कहते हैं, एक तरह से इसको आप समझ लो जैसे कोई कहीं वार पे जा रहे होते हैं, कहीं लड़ाई होने वाली है, कोई युद्ध हो रहा है, ठीक है। युद्ध से पहले अगर हम कोई प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हमारे हमारे जो साधन है, जो हम लड़ने के लिए यूज़ करने वाले हैं, जो उपकरण है, उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, वो ठीक से काम तो कर रहे हैं ना, ठीक है। बस यही मान लो आप, ठीक है। रिसर्च करने से पहले हमारे जो उपकरण, हमारी जो प्रविधियाँ हैं, उनकी जांच की जाती है, इसमें प्री टेस्टिंग होता है, ठीक है। और पायलट स्टडी क्या होती है, पायलट स्टडी एक तरह से जैसे मान लो कोई क्रिकेट मैच है, ठीक है, 2 दिन बाद में कोई क्रिकेट मैच है, बड़ा मैच है, उसके लिए हम एक छोटा मैच करके देखते हैं, ठीक है। एक छोटी टीम से एक मैच करके देखते हैं और हम देखते हैं हमारे जो प्लेयर्स हैं वो किस तरह से खेल रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि हम आने वाला जो हमारे जो प्लेयर्स की उसकी प्रैक्टिस कैसी है, ठीक है, आगे हमारा मैच जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। तो पायलट सर्वे में भी यही होता है, ठीक है। एक जो बड़ा शोध होता है उससे पहले छोटे पैमाने पर परीक्षण किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, तथ्यों का अवलोकन व संकलन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। तो शोध कार्य की योजना के पूर्ण होने के बाद क्षेत्रीय कार्य प्रारंभ होता है, ठीक है। शोध कार्य की योजना पूरी हो चुकी है, अब एक क्षेत्रीय कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, ठीक है। मतलब अब हम फील्ड में पहुंच चुके हैं, फील्ड में जाके अब हम स्टडी करना चाहते हैं। अब तथ्य संकलन हेतु अवलोकन तथा अध्ययन के अन्य उपकरणों एवं प्रविधियों का सहारा लिया जाता है, ठीक है। जो कलेक्शन ऑफ डाटा हम कर रहे थे, ठीक है, उसके लिए हमें अवलोकन और जो जितने भी हमारे उपकरण और जो हमारी साइंटिफिक जो टेक्निक्स थी उन सबका अब सहारा लिया जाता है, ठीक है। तथ्य संकलन हेतु सूचनादाताओं से संपर्क किया जाता है, जो भी रेस्पोंडेंट है उनसे संपर्क किया जाएगा, ठीक है, और तथ्यों का संकलन किया जाएगा। तथ्य संकलन इस तरह से किए जाएंगे कि किसी भी पूर्वाग्रह और पक्षपात रहित हो, ठीक है, वरना जो निष्कर्ष निकलने वाले वो दोषपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण तथा सारणीय, एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा। तो तथ्यों के संकलन के बाद उनका विश्लेषण होता है। सर्वप्रथम तथ्यों की एडिटिंग की जाती है। लोगों से प्राप्त प्रत्युत्तरों को कुछ समूह में रखा जाता है, जिन्हें संकेतों, प्रतीकों व संख्याओं की सहायता से व्यवस्थित बनाया जाता है। इसे कहते हैं कोडिंग, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद तथ्यों का वर्ग विभाजन होता है, जिसे वर्गीकरण कहा जाता है। सारणी के माध्यम से तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करना, ठीक है, सारणी के माध्यम से तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करना क्या है, टेबुलेशन है। ऐसे सूक्ष्म, स्पष्ट एवं तुलना योग्य तथ्यों के आधार पर ही वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना एवं नियम का प्रतिपादन करना संभव होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है तथ्यों का विश्लेषण व विवेचन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इसमें विभिन्न प्रविधियों की सहायता से संकलित तथ्यों का विश्लेषण व विवेचन किया जाता है। जो हमने जो साइंटिफिक जो टेक्निक्स या साइंटिफिक जो मेथड्स यूज़ करने हैं, जिसमें परिमाणात्मक हो गया या गुणात्मक जो है, ठीक है, गुणात्मक जो मेथड है या फिर जो एथनोग्राफिक मेथड है, उन सबको अब यूज़ किया जाता है। कई तरह के टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट, वो सब यहीं पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तथ्यों का विश्लेषण हो रहा है अब, ठीक है। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो प्राकल्पना हमने बनाई थी उसकी सत्यता और असत्यता का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है। कि जो प्राकल्पना हमने डिसाइड करी थी, जो हमने बनाई थी
के लिए वो ठीक थी या नहीं थी, ठीक है, वो हम देखते हैं, उसकी वास्तविकता का पता लगाते हैं, ठीक है। तथ्यों, घटनाओं एवं विभिन्न दशाओं के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। जो रिसर्च में हमने जो अध्ययन का तरीका रखा था, जैसे तुलनात्मक अध्ययन करना था या फिर कार्यकारण संबंध जो थे वो देखने थे, या जो वेरिएबल्स थे, जो चर थे, उनके बीच में सहसंबंध देखना था, ठीक है, उन सब का पता लगाया जाता है एवं कार्य कारण संबंधों का पता लगाया, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्यकरण एवं नियमों का प्रतिपादन, जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ निष्कर्षों पर पहुंचकर नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये लास्ट का स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे जब निष्कर्ष पे हम पहुंच चुके होते हैं, ठीक है, वहाँ पे उसके बाद में हम कुछ नियम जो सिद्धांत हमने जो खोज किए, जिस सिद्धांत की या जो बनाया है उसका प्रतिपादन किया जाता है। संकलित तथ्यों के विश्लेषण वो विवेचन के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जो तथ्य हमने संकलित किए हैं, जिनका हमने विश्लेषण किया है, विवेचन किया है, ठीक है, और हमने जो सहसंबंध देखे हैं, कार्य कारण संबंध जो हम पता लगाए घटनाओं के बीच में, ठीक है, उन सब का एक फाइनल में एक निष्कर्ष निकाला जाता है। निष्कर्ष वैज्ञानिक होता है, और जो भी कोई नियम या सिद्धांत हमें प्रतिपादन करना होता है तब हम उसका कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो रिसर्च का था, ये स्टेप्स थे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।